नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। ट्रेडमार्क कानून के तहत एक इम्पॉर्टेंट केस जो है मैं डिस्कस करूंगा। एक नोटबुक जो है आप लेके बैठो विद पेन और पेंसिल, और जो बात बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलो। नाम सुना होगा आपने सन फार्मा का। उसने एक बनाया प्रोडक्ट, और कहना यह था कि मेरे पास जो है ट्रेडमार्क है, मेरे पास जो है प्रॉपर स्पेसिफिकेशन है। इसके बावजूद भी जो मेरी जुरिडिक्शंस हैं, जो टेरिटरीज हैं ट्रेडमार्क की, उसमें इंटरवीन किया अपोजिट पार्टी ने, इसको रोका जाए और इंजंक्शन जो है जारी किया जाए ताकि ये प्रोडक्शन जो है नहीं कर सके। इतना सब होने के बावजूद भी हार गया सन फार्मा। इसलिए कई लोगों को घमंड है कि हमने बहुत स्पेसिफिक तरीके से करा लिया है ट्रेडमार्क, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई मोनोपोली क्रिएट करने आ गया मार्केट में, या हमें देने आ गया कंपटीशन, उसको हम मिनटों में रोक देंगे। देखिए, घमंड तो रावण को भी था, पर चकनाचूर भी तो हुआ। तो वो घमंड होता है परिवादी को, मैं चाहे तो जो कर लूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। देखो, जब गया था ना तारा सिंह पाकिस्तान में, तो उसने हैंडपंप उखाड़ दिए थे। पर हमें जो भी उखाड़ना है परिवादी का, वो लीगल उखाड़ना है। और वो कैसे उखाड़ेंगे हम, और कैसे बिखेरेंगे ताश की तरह इस परिवादी को, आज समझते हैं। देखो, बेसिकली जब भी केस होगा ट्रेडमार्क का, मैं बता रहा हूं एक माइंडसेट। कंसर्न परिवादी का वो एक ही बात कहेगा, जिंदाबाद। मीन्स मेरा जो प्रोडक्ट है वो जिंदाबाद है, मेरे पास प्रॉपर जो है इसका ट्रेडमार्क है, मेरी प्रॉपर सेल है, मेरे पास जो है प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मेरा आईटीआर देख लो, मेरा इनवॉइस देख लो, कुल मिला करके तारीफ ही तारीफ। क्लियर है बात ये। पर तारीफ वही करता है अपनी जो कमजोर होता है। भाई, जमाना तारीफ करे आपकी तब बात है, आप खुद तारीफ कर रहे हो तो फिर कोई बात नहीं। पर क्या करें, विडम्बना कानून की ऐसी है कि तारीफ नहीं करी तो राहत नहीं मिलेगी ना। यही तो माइंड सेट है परिवादी का। जब उसका भारी भरकम पिटिशन विद डॉक्यूमेंट्स आपके पास में आते हैं, आपको टेंशन हो जाती है। आपको सबसे पहले अपने माइंड को स्थिर रखना है। ये सारा का सारा खेल है साइकोलॉजी का। उसका अटैक क्या होता है कि पिटिशन इतनी बड़ी होगी, डॉक्यूमेंट जितने बल्कि होंगे, उतना ही आप पर मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट होगा। आपको वहां पर बिखरना नहीं है। आपको वो पॉइंट नोट करने हैं जो टेक्निकल है, जिनका सहारा लेकर केस को स्टैंड किया है प्लेंटिफ ने या परिवादी ने। तो उसका स्टैंड क्या होगा कि मेरे पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। क्लियर है बात है। मैं नियम से काम करने वाला आदमी हूं, मैंने कोई इलीगल काम नहीं किया है, जबकि मेरे जुरिडिक्शन में इंटरवीन कर रहा है अपोजिट पार्टी, इसको रोका जाए। यही तो केस है। और केस क्या होता है बताओ मुझे। क्लियर है। चूंकि ये केसेस जो है ड्राफ्ट करते हैं काउंसिल्स, तो उनकी प्राथमिकता ये रहती है कि इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए परिवादी को कि उसकी इमेज तो बहुत अच्छी दिखे, जिसको हम कहते हैं कोर वैल्यू में एडिशन करना, और जो आरोपी है उसकी इमेज खराब दिखे। तो कंपेरेटिव व्यू भी हम लेके चलेंगे। क्लियर है बात है। तो बेसिकली आपको ये बात देखनी है कि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है परिवादी, उसका बेसिस क्या, उसका आधार क्या, और वही हमें तोड़ना है। अगर वो कहता है कि मेरा इतना प्रॉफिट है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें उसने करे मैनिपुलेशंस, तो उस पर आप वर्कआउट कर सकते हो। पर उसके लिए आपको पढ़ना होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसके लिए आपको पढ़ना होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सब पार्ट एंड पार्सल है अकाउंटिंग्स के, पर हर एक चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि कब क्या, कौन किस प्रकार किसी को डैमेज कर दे, ये हमें नहीं पता। और कई बार कहते भी ना कि छोटी सी चीटी एक विशाल के हाथी को तंग भी कर सकती है, उसे मार भी सकती है। तो कई बार आप लोगों को गलतफहमी होती है कि केस अगर ट्रेडमार्क का है तो उसको ट्रेडमार्क के एंगल से लड़ना पड़ेगा। मैं कहता हूँ नहीं, डिफरेंट एंगल हमारे पास में होते हैं। उसमें आप इन्वॉल्व करो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को, आप इन्वॉल्व करो बीएनएस को, आप इन्वॉल्व करो डिफरेंट तरह के वायलेशंस को, ताकि हम जो है फायदा ले सके। हमें कंसर्न जो परिवादी है उसकी गिरानी है कोर वैल्यू, और ये साबित करना है कि इसने झूठ कहा है और फैक्ट्स को जो है मैनिपुलेट किया है। क्लियर है बात है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो कंसेंट बंदा बता रहा है वायलेशंस, उसका बेसिस क्या है। तो वो क्या बताएगा कि मेरे पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। खंगालो डॉक्यूमेंट्स को जो आपके पास है, कि आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है जिसके तहत आपने उत्पादन किया है। अगर उत्तर है हाँ, तो वह इंजंक्शन ले ही नहीं पाएगा। यहीं पर जीत गए अपन। ये उसका हिट और ये हमारा हिट। उसका फिर दूसरा दाव होगा पासिंग ऑफ के ऊपर, कि मेरी गुडविल है, मैं मिसरिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, और मुझे जो है नुकसान पहुंचा रहा है कंसर्न आरोपी, और मुझे कॉज होगा इनरेपरेबल लॉस। इसको कहते हैं इमोशनल हो जाना। इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेगा ये परिवादी। पर बेसिकली मैं आपको ये बात कह दूं कि जो कंसर्न प्रोडक्ट है कंसर्न परिवादी का, वो क्या है, इसको भी जो है आप इंश्योर कर लें। जो उसमें वर्ड यूज है उसका नेचर क्या है, इसको भी जो है इंश्योर कर लें। तो हमें कुछ शब्दावली को जो है समझना होगा, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रीफिक्स, सफिक्स, और एक शब्दावली है कंपोजिट ट्रेडमार्क।
देखिए जब भी कोई शब्द बनेगा उसके दो पार्ट है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। क्लियर है? पर कानून क्या बोलता है कि इस प्रीफिक्स को और सफिक्स को अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते, एक साथ पढ़ना हो। क्लियर है? तो कहना यह था कंसेंट परिवादी का इस केस में कि हमने एक बनाया प्रोडक्ट जिसका नाम है रेफी राफ्ट, RAFI RAFT। तो इसमें रेफी तो हो गया प्रीफिक्स और राफ्ट हो गया इसका सफिक्स। और जो कंसर्न अपोजिट पार्टी है, जो इनका प्रोडक्ट है, वो है एसी राफ्ट जिसका नाम है ESI RAFT। दोनों ही प्रोडक्ट जो है रिजेंबल करते हैं, इसको ये कहते हैं डिसेप्टिव सिमिलर। जिससे क्या हो रहा है, नुकसान हमारा हो रहा है, हमारा टर्नओवर जो है अफेक्ट हो रहा है, जो डिमांड सप्लाई चेन है वो अफेक्ट हो रही है, जो हमारी गुडविल है उसका मिसयूज कर रहा है अपोजिट पार्टी, जिस कारण रोका जाए अपोजिट पार्टी को। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के हमें केस जो है क्लियर हो गया। हम ये बात यहां पर रखना उचित समझेंगे और आपको भी जो है रखनी है कि जो अप्रोच है कंसर्न्ड परिवादी की या प्लेंटिफ की वो टोटली बायस्ड है। ही वांट टू क्रिएट द मोनोपोली, जबकि उसको डर ये कि अगर आप मार्केट में आ गए तो उसका साफ कर देंगे सुपड़ा। क्लियर बात ये? तो बेसिकली आपको अटैक करना है सबसे पहले कंपटीटिव लॉ के एंगल से। ये आप नोट डाउन कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट अटैक है। दूसरी बात, हमें ये साबित करना है कि जो कंसर्न वर्ड है जिसमें जो यूज हुए हैं सफिक्स और प्रीफिक्स, उसका डिसेप्टिव सिमिलर जो प्रोडक्ट है या जो ट्रेडमार्क है बनाने की हमारी कभी नीयत थी नहीं। हम तो अपना व्यापार कर रहे हैं, हमने जो भी काम किया है वो किया है गुड फेथ में, बल्कि हमारा जो जुरिडिक्शन है उसमें आके हमें परेशान कर रहा है परिवादी, हमें डिफेम कर रहा है, जो रेपुटेशन हमारी उसको अफेक्ट कर रहा है। तो यू मे गो फॉर सिविल डिफेमेशन ऑल्सो, यू मे फाइल अ काउंटर केस फॉर क्रिमिनल डिफेमेशन ऑल्सो। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको रोकने का प्रयास कर रहा है, प्रयास जो है अनुचित है, यू मे ऑल्सो प्रोसीड एज पर द क्रिमिनल लॉ, जिसके लिए आपको निर्भर करना होगा धारा 351 BNS पे, जो कि बात करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की। वो चाहता ही नहीं कि आप लीगली काम कर पाओ। क्लियर बात है? तो इसको आप जो है नोट डाउन कर लो। अब यहां पर खेल क्या है कि जो प्रीफिक्स और सफिक्स हमने समझा था, आपको इस कॉन्टेक्स्ट में बताना पड़ेगा कि जो कंसर्न प्रोडक्ट है इसके डिफरेंट तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं और भी अवेलेबल है मार्केट में। यहां पर तर्क था सबसे इंपॉर्टेंट आरोपी पक्ष का। उनका कहना है कि इस केस में जो रेफी राफ्ट है उसका जो प्रीफिक्स है वो है रेफी। इस रेफी प्रीफिक्स को यूज करते हुए कई कंपनियां बना रही है प्रोडक्ट, उनको रोकता ना परिवादी, क्योंकि उनसे डर ही नहीं है, इसलिए अटैक हम पे कर दिया। दूसरा कहना यह था आरोपी का कि जो सफिक्स है राफ्ट, उसको लेकर भी कई प्रोडक्ट जो है मार्केट में उनको रोकता, लिस्ट बकायदा पेज पे। इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव रिसर्च करना। जब तक आप ये काम नहीं करोगे सफलता प्राप्त नहीं होने वाली आपको। इस बात का विशेष जानना, क्योंकि आप लड़ रहे हो आरोपी के एंगल से। डिफेंस की होनी चाहिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर अध्ययन, तभी तो हिट कर पाओगे। तो इनका कहना यह था कि हमने कोई भी काम ऐसा नहीं करा है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि हमने डिसेप्टिव सिमिलर प्रोडक्ट जो है तैयार किया। ये पहला डोमिनेट अटैक था। इनका कहना है कि नॉलेज ही नहीं है परिवादी को कानून की। वो सिंपल सी बात है कि कोई प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, दूसरे प्रोडक्ट का तभी डिसेप्टिव सिमिलर होगा कि जब ये वर्चुअली सिमिलर दिखाई देते हो। वर्चुअली मींस नंगी आंखों से देखने पर, ये लिखा हुआ कानून के अंदर। पर ऐसा देखते समय हमें डाइसेक्ट नहीं करना है, अलग अलग नहीं करना है, अदरवाइज हमें सिमिलर दिखाई देगा वो चीज। क्लियर है? जब आप डाइसेक्ट नहीं करेंगे तो ऐसे सिनेरियो में चीजें अपने आप ही अलग दिखाई देंगी। जब चीजें अलग दिखाई देंगी तो डिसेप्टिव सिमिलर उसे नहीं कहा जा सकता। क्लियर हो गया? इसको आप जो है नोट डाउन कर लो। पर इसके बावजूद भी यदि ऐसा होता है कि प्रोडक्ट जो है दिखाई दे रहे हैं डिसेप्टिव सिमिलर, तो उच्चारण किया जाएगा, इसको हम कहते हैं फोनेटिक इफेक्ट। अगर उसमें भी सिमिलर नहीं है वैज, तो वहां पर फायदा मिलेगा आरोपी को। जिस बिंदु पर जजमेंट है ऑनरेबल कोर्ट का, जिसका टाइटल है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड बनाम कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो कुल मिलाकर के जो रेफी राफ्ट है और जो एसी राफ्ट है, इसका कंपैरेटिव एग्जांपल जो है सेट किया गया जवाब में कि हमारा ई जो है कैपिटल है, पर साथ में जो वर्ड है SI ये है स्मॉल केस। इसी के अलावा जो वर्ड है आर राफ्ट में या राफ्ट में, उसमें आर जो है कैपिटल है, AFT जो है स्मॉल है, जबकि इनका सारे के सारे वर्ड जो है कैपिटल है। तो कहाँ हुआ वर्चुअली सिमिलर? और अगर इनको बोल के देखेंगे तो अलग अलग उच्चारण जो है आएगा। तो कुल मिलाकर के डाइसेक्शन करोगे तो सिमिलर जो है उच्चारण दिखाई देगा या सिमिलर जो है विजुअल इफेक्ट दिखाई देगा। पर जब आप डाइसेक्ट करोगे नहीं, एक साथ देखोगे, तो ये इफेक्ट जो है ऑब्जर्व नहीं होगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तर्क दिया, ये सारे फायदे मिलते हैं रिसर्च के अंदर, कि जो वर्ड है रेफ्ट या राफ्ट जो कि यूज हुआ है सफिक्स में, ये इंडिकेटर है फॉर्मिंग एजेंट का, जिसके लिए जो केमिकल है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो मियर प्रेजेंस ऑफ अ जेनरिक वर्ड और कॉमन वर्ड
डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इफेक्ट ऑफ डिसेप्टिव सिमिलर। यहां पर अटैक था। क्लियर है बात ये? तो कुल मिलाकर के कोर्ट ने कहा कि जब जो विजुअलाइजिंग इफेक्ट है वहां पर वॉलेशन नहीं है, जो फोनेटिक इफेक्ट है वहां पर वॉलेशन नहीं है, तो किसी भी रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि यहां पर उल्लंघन किया जा रहा है, कि जानबूझते डिसेप्टिव सिमिलर प्रोडक्ट जो है तैयार किया गया। पर आरोपी जो है इस इफेक्ट को कहता है द कंपोजिट मार्क इफेक्ट, कि ऐसा प्रोडक्ट जो है बनाया गया, मालूम है परिवादी को ये सिमिलर तो है पर कानून की निगाह में वो सिमिलर नहीं। एग्जाम्पल ब्लेंडर प्राइड, लंदन प्राइड, डिसेप्टिव सिमिलर इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एज पर परिवादी, पर कानून कहता है कि इनका वर्चुअल इफेक्ट, इनका फोनेटिक इफेक्ट जो है अलग है। तो ऐसे लड़ता है आरोपी और इस प्रकार जो है केस को जीतता है। दाव पे जो है मैंने बता दी आपको, अब लड़ना आपको है, घबराना में कहीं नहीं है, जहां घबराओगे वहां मारे जाओगे। और कहते भी हैं कि मन के जीते जीते और मन के हारे हार। वो अटैक करेगा आपकी साइकोलॉजी पे। दूसरी बात, खुद की कोर वैल्यू बढ़ाएगा, आपकी घटाएगा। आपको करना है रिवर्स साइकोलॉजी, दिखा देना है कि बब्बर शेर आ गया है, लड़ेगा, स्टैब्लिश भी करेगा अपने आप को। क्लियर है बात ये? तो इस तरह के जो स्नैरियोज हैं, इस तरह के जो स्थितियां हैं, उसमें कैसे लड़ना है ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही।